हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय गुप्ता। आज फिर से आप सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हम सीखेंगे अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग। अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब हम अकाउंटिंग किस तरह से करें, किस तकनीक से करें, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग करें। हर काम के पीछे कोई ना कोई एक टेक्निक होती है। वैसे ही अकाउंटिंग करने की भी कुछ टेक्निक हैं, कुछ अप्रोचेस हैं। अब तक हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने सीखा कंपनी क्रिएशन, सेकंड लेक्चर में हमने सीखा लेजर क्रिएशन, थर्ड लेक्चर में हमने सीखा डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस शीट। अब हमें अकाउंटिंग शुरू करनी है टैली में। बट टैली में अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमें चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि अकाउंटिंग होती कैसे है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी डेबिट और क्रेडिट की, तो हमें जानना पड़ेगा कौन सा लेजर किस टाइम पे डेबिट होगा और किस टाइम पे क्रेडिट होगा। तो वो जानने के लिए हम आज अप्रोचेस पढ़ेंगे कि हम किन अप्रोचेस के साथ जर्नल एंट्री पास करते हैं, चाहे टैली में हो चाहे मैनुअल। ना कि सिर्फ उस इंसान को सुननी चाहिए या उस स्टूडेंट को सुननी चाहिए जो कि टैली सीखना चाहता है, बल्कि ये हर उस इंसान को सीखनी चाहिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करता है या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम करता है, या वो वो एक स्टूडेंट है और अभी 10th पास करके 11th में आया है, बट लॉकडाउन की वजह से उस केस में आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला स्टेप आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि अकाउंटिंग में हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक 11th क्लास का बच्चा हो, 12th क्लास का बच्चा हो, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हों, या कोई ऐसा इंसान हो जिसे टैली सीखनी है। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग समझें, जिससे कि आपके जो भी अकाउंट्स को लेकर डाउट हैं, जर्नल एंट्री को लेकर डाउट हैं, वो सारे क्लियर होंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग की। बेसिकली हमारे पास 2 अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं और मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच। लेजर्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, लोन्स, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। तो आज हम वही चीज पढ़ेंगे कि उस ग्रुप को, उस लेजर को किस समय डेबिट करना है और किस समय क्रेडिट करना है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हम देख 3 चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसको हम, अगर आप 11th में जाएंगे, जब भी आप 11th में जाएंगे, तब सबसे ज्यादा टफ आपको ये चीज लगेगी। शुरू के 3-4 महीने टीचर्स आपको कह कह के थक जाएंगे, गोल्डन रूल्स बाय हार्ट रट लो, गोल्डन रूल्स बाय हार्ट रट लो, बट उस टाइम कोई नहीं रटता। तो आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, गोल्डन रूल्स बाय हार्ट रट लो, क्योंकि गोल्डन रूल्स अगर आपके क्लियर हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, तो आप जर्नल एंट्री में कभी हार नहीं खाएंगे। आपकी जर्नल एंट्री कभी गलत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हमें 3 अकाउंट समझने पड़ते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। इसमें आपको 3 अकाउंट्स दिख रहे होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल अकाउंट्स के बारे में। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स मतलब जो चीज हमारे पास है, जिस पे हमारा मालिकाना हक है। तो लास्ट क्लास से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मालिकाना हक हमारा किस चीज पे होता है? असेट्स के ऊपर। तो ये इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, जिस पे हमारा मालिकाना हक होगा, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंसेस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हमारे एसेट्स हैं। इनको हम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट्स। अब देखिए, अगर रियल अकाउंट वाली चीजें बढ़ेंगी, तो देखिए इसमें रियल अकाउंट में क्या रूल लिखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब भी हमारा असेट कोई बढ़ेगा, या जब भी कोई असेट हमारे पास आएगा, या जब भी हम कोई असेट खरीदेंगे, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और जब भी कोई एसेट हमारे पास से जाएगा, या जब भी कोई एसेट कम होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब
जितने भी आपके असेट हैं ये सब पर एप्लीकेबल होता है। अगर आपको कोई भी एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री, और आपका वो असेट है, असेट आपके पास आया है, तो आपको आया है तो उस चीज को डेबिट ही करेंगे। मान लीजिए आपने एक नई मशीनरी खरीदी है, तो जब मशीनरी खरीदी है तो वो कहीं ना कहीं से आई है हमारे पास, हमारा असेट की वैल्यू बढ़ी है, तो हम मशीनरी क्या करेंगे, डेबिट। अब मशीनरी जब बढ़ी है तो किस चीज से हमने परचेज की होगी मशीनरी, तो उसका हम कैश भी पे करेंगे। जब कैश पे करेंगे तो वो असेट हमारे पास से घट रहा है, वो कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। तो देख लीजिए मशीन परचेज करने की एंट्री बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखिए इसमें असेट बढ़ा तो हमने उसको डेबिट करा, एक असेट कम हुआ तो हमने उसको क्रेडिट करा। असेट्स के केस में जब भी वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और जब भी घटेगा वो क्रेडिट होगा। सेम रूल हम मॉडर्न अप्रोच में भी आगे जाके सीखेंगे, बस यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। वहीं मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है, समझेंगे कुछ नहीं उसमें, सिर्फ रट्टा मारेंगे। समझना जो भी है हमें गोल्डन रूल्स को ही है, ट्रेडिशनल अप्रोच को ही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। देखिए सारी चीज़ें असेट्स ही हैं। अगर मैं इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज का एग्जांपल दूं तो देखिए ये है आपके सामने। पहली एंट्री क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एग्जांपल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, बीइंग मशीनरी परचेज्ड बाय कैश। हमें नरेशन हमेशा सिखाई गई है 11th क्लास में, हर जर्नल एंट्री की हमें नरेशन लिखनी है, तो हम टैली के अंदर भी नरेशन लिखा करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए फर्नीचर क्या है, हमारा असेट है, वो बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है। कैश हमारा वो भी असेट है, वो घट रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अगली एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। कैश हमारा असेट है और वो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सन्ड्री डेटर से हमें पैसा आया है, हमारे पास सन्ड्री डेटर से पैसा आया है, तो कैश हमारा बढ़ेगा, लेकिन सन्ड्री डेटर्स घटेंगे। जब एक असेट बढ़ेगा तो दूसरा असेट घटेगा। तो देखिए हमने क्या एंट्री करी है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, कि हमने सन्ड्री डेटर्स यानी कि जिनको हमने सेल किया था उनसे पैसा ले लिया। ठीक है, ये तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई। इन तीनों में ही एक तरफ असेट बढ़ा है और एक तरफ असेट घटा है, तो जहां भी असेट बढ़ा वहां हमने डेबिट कर दिया और जहां भी असेट घटा वहां हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फोर्थ एंट्री देखिए, इसमें लिखा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सैलरी अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं कोई असेट नहीं मिल रहा, हमें हमें असेट नहीं लग रहा है ये, तो अभी हम इसको भूल के चलेंगे। अभी हम सैलरी को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे टू कैश, यानी कि कैश कम हुआ है, हमने किसी को सैलरी दी है। मान लीजिए हमने किसी को सैलरी दी है, इस एंट्री में ये लिखा हुआ है, तो इस केस में एक तो सैलरी गई है तो वो हमारा खर्चा बना, वो खर्चा बना, वो डेबिट क्यों हुआ वो हम आपको नॉमिनल अकाउंट में सिखाएंगे। लेकिन कैश हमारे यहाँ से गया है, कैश हमारे पास से कम हुआ है, असेट हमारा कम हुआ है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। तो इसकी हाफ एंट्री तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जब कैश क्रेडिट हुआ है तो यानी कि कम हुआ है हमारे पास। इसीलिए मैं आपको अब एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ, रियल अकाउंट्स के अंदर हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ असेट। अगर हमारा असेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर घट रहा है तो क्रेडिट होगा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना जब भी असेट्स की बात आती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, ये देखिए ये है हमारा सेकंड पर्सनल अकाउंट, और ये कहता है डेबिट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल 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 को देखकर आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा एक पर्सन की बात आ रही है, एक ऐसी चीज की बात आ रही है जो हमारी कंपनी से, हमारी एंटिटी से अलग है, हमारे बिजनेस से बाहर का इंसान जो भी है। अगर हम किसी बाहर वाले से ट्रांजैक्शन करेंगे जो किसी एक पर्सन को दर्शाएगा या किसी एक कंपनी को दर्शाएगा, कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका एक पैन होता है, ये तो आप सब जानते हैं, एक कंपनी का पैन होता है, लेकिन वो सांस नहीं लेता बंदा, वो ऐसा नहीं है कि वो सांस लेता हो, इसीलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। उसको राइट्स मिले हुए हैं लेकिन वो खुद वो इस्तेमाल नहीं करता, उसके बिहाफ पे जो उसके सिग्नेटरीज हैं, जो उस कंपनी को चला रहे हैं, वो साइन करेंगे, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गए
जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन एक कंपनी है, उसको चलाने वाले उसके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गए। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यानी कि बाहर वाले लोग। जैसे अमन, अमन कोई भी हो सकता है, हमारा एम्प्लॉय हो सकता है, हमारा कोई क्रेडिटर हो सकता है, हमारा कोई डेटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। राम एंड सन्स, सेम राम एंड सन्स भी हमारा कोई डेटर हो सकता है, कोई क्रेडिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हेप्स स्टोर, ये भी हमारा कोई डेटर या क्रेडिटर हो सकता है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे यहाँ पे आया है ये देखिए। बैंक अकाउंट से आपको लग रहा होगा ये तो असेट होना चाहिए, बट लास्ट क्लास में हमने एक बैंक ओवरड्राफ्ट की बात की थी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था? वो भी हमारा एक बैंक अकाउंट था, बट उस बैंक अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं तब भी हम उसमें से उधार लेके और थोड़ा सा ब्याज पे करके हम वो यूज कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइबिलिटी होती थी और उसको हमें आगे जाके रीपे करना था, और वो किसी बैंक को दर्शाता था। मान लीजिए अगर आप रीपे नहीं करोगे तो सामने से बैंक मैनेजर या कोई बैंक का एम्प्लॉय आपको फोन करेगा कि सर आपका ओवरड्राफ्ट का आपने पैसा लिया था, उसका इंटरेस्ट भी आपको देना है और उसका प्रिंसिपल भी आपको देना है। तो थर्ड पर्सन से आपकी डीलिंग हो रही है ना इस केस में। थर्ड पर्सन आपसे जवाब मांग रहा है आपने के पैसा ना देने पे, तो ये एक थर्ड पर्सन को दर्शा रहा है, इस केस में बैंक। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गई? जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए 30 तारीख तक उन्होंने पूरा महीना काम किया, उसके बाद उसकी सैलरी अगले महीने की 4 तारीख या 5 तारीख तक आती है। तो जब तक तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया ना, तब तक वो एक पर्सन को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे अमन है, अगर अमन हमारा एम्प्लॉय हुआ तो जब इसकी सैलरी देनी होगी हमें तो हम अमन को देंगे। अमन एक क्या है? पर्सन है, तो ये किसी पर्सन को दर्शा रहा है। ठीक है। तो थर्ड पर्सन के केस में, पर्सनल अकाउंट्स के केस में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको पैसा मिलेगा, जो पैसा रिसीव करेगा वो हमेशा डेबिट होगा, जो पैसा देगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, रियल अकाउंट से सोचिए पहले। रियल अकाउंट के केस में कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश हमारे पास से जा रहा है और सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट हुए हैं, यानी कि हमने इसको पैसा दिया है। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर को हमने पैसा दिया है तो उसने रिसीव किया होगा, सन्ड्री क्रेडिटर ने हमसे पैसा। तो इसमें रूल क्या था ये देखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए हमने डेबिट करा किसको? रिसीवर को, जिसने हमसे पैसा लिया है, और हमने क्रेडिट किसको करा? गिवर को। गिवर कौन है? हम। तो हम अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे? कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है। हम अपना नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तो अपनी बुक्स ही बना रहे हैं, तो हमारी बुक्स में हमारा नाम तो आएगा नहीं। इसमें हमारे पास से जा रहा है कैश, तो हम लिखेंगे टू कैश। ठीक है। फर्स्ट जो आप डेबिट वाला कॉलम देख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, इस पर तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट लगेगा। और सेकंड वाला जो देख रहे हैं टू कैश यानी क्रेडिट वाली एंट्री, उसमें आप देखेंगे उस पर रियल अकाउंट लग रहा है। समझ गए? यानी कि आपको सारे रियल अकाउंट भी, पर्सनल अकाउंट भी और नॉमिनल अकाउंट्स भी, तीनों साथ में लेके चलने पड़ेंगे, तभी आप जर्नल एंट्रीज कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज गोल्डन रूल्स को बाय हार्ट रख लीजिए। ठीक है। देखिए अगली एंट्री देखिए, रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें क्या हुआ, मान लीजिए हमने अपना ऑफिस रेंट पे ले रखा है, तो हमने, हमारा रेंट का होता है महीना 1 तारीख से 30 तारीख तक। हमने 30 तारीख को खर्चा बुक कर दिया कि रेंट एक्सपेंस डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। ये एंट्री आपको अभी समझ नहीं आई होगी, ये नॉमिनल अकाउंट में समझ में आएगी, बट इसकी एक वो एंट्री हुई होगी। अब जब हम रेंट का पैसा देंगे उसे, तो पहले तो हम पैसा देंगे, तो यानी कि हमारे पास से कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो यानी कि असेट कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है तो यानी कि उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। रियल अकाउंट का ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। दूसरा, रेंट पेएबल डेबिट हो रहा है। रेंट पेएबल किसको दर्शाता है? किस पर्सन को दर्शाता है? हमारे लैंडलॉर्ड को, हमारे मकान के मालिक को, यानी कि उस ऑफिस के मालिक को। जो उस ऑफिस का मालिक है, हमें उसको हर महीने रेंट देना है, तो वो हमसे पैसा रिसीव करेगा। तो देखिए इसमें क्या रूल था पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, तो हमने उसको डेबिट करा, और क्रेडिट द गिवर, तो हमने अपने आप को क्रेडिट करा। हमारे पास से कैश गया तो कैश क्रेडिट हो गया। ये सब आप लोग समझ गए। अगली एंट्री देखिए, इसमें लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हुआ है डेबिट, तो यानी कि कैश बढ़ा है कहीं ना कहीं, असेट है। रियल अकाउंट कहता है
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यानी कि हमारा असेट कहीं ना कहीं बढ़ा है, कैश बढ़ गया, डेबिट रियल अकाउंट उसका बैलेंस कहीं ना कहीं हमारी बुक्स में कम हो गया होगा। सन्ड्री डेटर क्या है, गिवर है, वो हमें पैसा दे रहा है। और देखिए इसमें रूल क्या था पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है इस केस में, हम है। तो हम जब रिसीव कर रहे हैं तो हम क्या रिसीव करेंगे, कैश। और दे कौन रहा है, डेटर। तो डेटर क्या है, गिवर, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। हमारा रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगली एंट्री देखते हैं हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे देखिए अब फिर से ये पिछली एंट्री की तरह सैलरी अकाउंट आ गया डेबिट। ये हमें अभी समझ नहीं आया क्या हुआ इस एंट्री में, लेकिन जब हम किसी को सैलरी देंगे तो हमारे पास से कहीं ना कहीं कैश चला जाएगा। मान लीजिए किसी ने बोला कि मुझे आज ही सैलरी चाहिए, 30 तारीख को ही, मुझे कुछ काम है, तो हम दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस सैलरी भी। एडवांस क्या, वो तो पूरा महीना काम करने के बाद मांग रहा है पैसा, एडवांस तो मांग नहीं रहा। तो हमने बोला ठीक है जी, आपको कैश चाहिए, कोई बात नहीं, आप हमसे कैश ले लो, सैलरी चाहिए आपको, पैसा चाहिए, आप हमसे ले लो। तो हमने कैश दे दिया। जब कैश दिया तो क्या हुआ, वो कम हुआ। कम हुआ तो असेट कम हुआ। जब असेट कम हुआ तो रियल अकाउंट्स क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे से गया, हमारे कैश हमारे से बाहर गया, कैश गोज आउट हुआ, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। सैलरी, सैलरी किसको दर्शा रहा है, एक एम्प्लॉय को दर्शा रहा है, एक एम्प्लॉय को दर्शा रहा है। तो एक थर्ड पर्सन को हमने पैसा दिया। तो सैलरी मान लीजिए अमन है, देखिए यहाँ पे अमन नाम लिखा था, हमारे एम्प्लॉय हो सकता है, अमन है। हमने अमन को सैलरी दी, तो हमने क्या खर्चा डाला, सैलरी अकाउंट डेबिट। ये आपको क्लियर हो गया। अगला हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट्स ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड सॉरी, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। ये क्या हुआ, ये सबसे इजी है, सबसे इजी, गोल्डन रूल्स में सबसे इजी है। जब हमारी सेकंड क्लास थी लेजर बनाने की, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि हमारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ डायरेक्ट इनकम्स होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं देखना हमें, हमें सिर्फ ये देखना है इनकम है या खर्चा है, हमारा प्रॉफिट है या हमारा लॉस है। इसमें पैसे का लेन देन हमें नहीं देखना। रियल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में हमें लेन देन देखना होता है कि पैसा किसको जा रहा है और किससे आ रहा है, या कोई असेट बढ़ रहा है या घट रहा है। हमें इसमें क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंस। देखिए रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों, डायरेक्ट के एग्जांपल क्या क्या हो गए, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, परचेजेस अकाउंट, परचेज अगर हम रॉ मटेरियल कर रहे हैं वो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे क्या हो गए, सैलरी, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस, रेंट, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे इनडायरेक्ट खर्चे हो गए। तो खर्चे चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, हमें उसको डेबिट करना होता है। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के अंदर सैलरी फोर्थ एंट्री में हमेशा डेबिट देखी होगी, ये देखिए, ये हम पर्सनल अकाउंट में देख रहे हैं, यहाँ सैलरी हमने डेबिट करी है। किस लॉजिक से करी है, सैलरी क्या होगा हमारे लिए, खर्चा। तो जब भी खर्चा होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमें, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर हमारा कोई भी खर्चा है तो हमें उसे डेबिट करना है। एंड क्रेडिट और इनकम्स एंड प्रॉफिट, मतलब कोई भी अगर हमारी इनकम होगी, अगर हमारी सेल होगी, या हमारा इंटरेस्ट आएगा एफडीआर पे, या कोई और किसी इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट होगा, किसी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। मान लीजिए हमने एक कोई असेट बेचा है, वो था 10 रुपए का और हमने उसको बेचा 12 रुपए में, तो 2 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज मैं अभी आपको बना के सिखाऊंगा इसमें कैसे करते हैं। 2 रुपए का जो प्रॉफिट होगा हमारा, वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो वो क्रेडिट होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि जितना भी हमारा इनकम होगी वो सारी क्रेडिट होगी, और जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सारे डेबिट होंगे। आइए देखते हैं इसका क्या कहते हैं, इसका एप्लीकेबल क्या, एप्लीकेबिलिटी क्या कहती है इसकी। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब जैसे रियल अकाउंट हमारा असेट्स के ऊपर लगता था, पर्सनल अकाउंट्स किसी पर्सन या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता था, किसी थर्ड पार्टी को दर्शाता था, सेम
नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चे और इनकम को दर्शाता है। रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स मेनली बात करते हैं हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स की, और नॉमिनल अकाउंट्स हमारे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स की। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की चीज है तो उस पर पहले क्या लगेगा, नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एक नॉमिनल अकाउंट आपने लगा दिया, ठीक है। अब एक तो आपका डेबिट होना है या क्रेडिट होना है वो आप फैसला कर लोगे नॉमिनल अकाउंट से। जो दूसरा बचेगा उस पर कोई और अकाउंट लगेगा, रियल लगेगा या पर्सनल लगेगा, तो वो आपको देखना कि कौन सा आपको फिट होता है उसमें। ये चीज केस बाय केस डिफर करेगी। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम क्या क्या हैं। सैलरी हो गई, ये हमारा खर्चा होता है। वेजेस हो गई, ये हमारा खर्चा होता है। परचेजेस हो गए, ये हमारा खर्चा होता है। सेल्स हो गई, ये हमारी इनकम होती है। हमें कहीं से कमीशन मिला, हमें कहीं से कमीशन मिला तो ये हमारी इनकम होगी। तो जो ऊपर की आपने तीन चीज देखी, सैलरी, वेजेस और परचेजेस, ये खर्चे होंगे तो ये हमेशा क्या होंगे। आइए चलते हैं कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने परचेज किया, तो परचेज किया तो यानी कि खर्चा हुआ। खर्चा हुआ, खर्चा किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। परचेज हमारा खर्चा है तो इसको डेबिट करेंगे। वहीं अब यहाँ पे गया कैश, कैश हमारा क्या है, असेट है। असेट है तो रियल अकाउंट लगेगा इसमें। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस केस में देखिए कैश हमारे पास से जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा, असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इसमें नीचे नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए अगला एग्जांपल, इसमें क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले तो रेंट, रेंट क्या होता है, खर्चा। तो खर्चा है तो क्या लगेगा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट हमसे कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। इस केस में रेंट हमारा क्या है, खर्चा। तो जब खर्चे की बात होगी तो हमें क्या करना है, इसको डेबिट। अब जब एक चीज डेबिट हुई है दूसरी चीज क्रेडिट होगी ऑटोमेटिकली। अब क्रेडिट क्या हुआ है, रेंट पेएबल। रेंट पेएबल मतलब मान लीजिए आज हमारा रेंट का खर्चा हमारी बुक्स में बुक हो गया, लेकिन हम उसको पे कब करेंगे, कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम बाद तो यहाँ पे हमारा असेट तो कोई कम हुआ नहीं है, तो रियल अकाउंट तो लगेगा नहीं है इस केस में, क्योंकि हमने कैश अभी दिया ही नहीं है। तो असेट हमारा कम नहीं हुआ तो रियल अकाउंट्स को हटा देते हैं यहाँ पे। बात आती है पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट क्या कहता था, किसी थर्ड पर्सन को दर्शाता था, किसी पर्सन की तरफ, किसी पर्सन को हमें पैसा देना होता था। तो यहाँ देखिए रेंट पेबल किसको दर्शा रहा है, किसको तरफ, ये दर्शा रहा है लैंडलॉर्ड को, उस ऑफिस के मालिक को, उस प्रॉपर्टी के मालिक को। तो ठीक है, देखिए रेंट हमने कर लिया डेबिट, किससे, नॉमिनल के से। रेंट हमने डेबिट किया किसके रूल से, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल से। और टू रेंट पेबल यानी कि रेंट हमने क्रेडिट किससे करा, पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट्स क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस केस में गिवर कौन होगा, हम होंगे, तो हमने अपनी बुक्स में उसको क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब वो रिसीव करेगा, हमारा लैंडलॉर्ड हमसे पैसा रिसीव करेगा, तो अपनी बुक्स में वो हमें डेबिट करेगा और अपने आप को क्रेडिट करेगा। जब वो हमसे रेंट लेगा तो कहीं ना कहीं ये उसकी इनकम होगी, और इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्या कहती है, क्रेडिट होना। तो उसने अपनी बुक्स में इनकम को अपने क्रेडिट कर दिया, और जिससे उसको पैसा लेना है, डेबिट द रिसीवर, उसने हमें रिसीव कर लिया क्योंकि उसको पैसा हमसे लेना है, और हमने अपनी बुक्स में उसको क्रेडिट करा है क्योंकि हम उसके लिए गिवर हुए, हमें उसको पैसा देना है। तो ये आपको सबको एग्जांपल समझ में आया। अगला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें क्या हुआ है, मान लीजिए कैश की सेल हुई है, तो सेल हुई है तो कहीं ना कहीं जो सेल का अकाउंट होगा वो इनकम होगी हमारी, सेल हमारे लिए मुनाफा है तो वो क्रेडिट होगा। और कैश, कैश मतलब असेट, जब सेल होगी और उससे कैश हमारे पास आएगा तो असेट हमारा बढ़ेगा। जब असेट हमारा बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट। ठीक है, ये तो इजी सी एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, चौथी एंट्री देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें हमने क्या किया है, हमने किसी को सैलरी दी है सेम टाइम पे,
जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की थी कि उसको तुरंत सैलरी चाहिए, उसको कुछ काम था, तो हमने सैलरी हमारा क्या है, खर्चा। खर्चे की जब बात आती है तो हम कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और जब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो जब सैलरी है, सैलरी हमारा खर्चा है, जब खर्चा होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है, जब कैश हमारे पास से जाता है तो असेट कम होता है। असेट कम होने के केस में रियल अकाउंट हमें क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास से बाहर जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये चीज आपको, आप लोग समझ गए। अगला हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच के भी रिजल्ट्स यानी कि एंट्रीज उससे भी वही बनेंगी जो इससे बनेंगी, लेकिन इसमें हमें समझ के करना होता है। वहीं मॉडर्न अप्रोच में हमें सिर्फ एक रट्टा मारना होता है, अब कुछ नहीं करना। हम जो भी रट्टा मारेंगे उसके हिसाब से भी हमारी एंट्री बन जाएंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप समझें, फिर उसके बाद रट्टा लगाएं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इसको लिख लें, अच्छे से रट लें, समझ लें, अपने घर पे खुद प्रैक्टिस करें। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा होगा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।